हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स है जैसे इम्पल्स हो गया, इम्पल्स मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ये सारे टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स के अंदर ना एकदम माइन्यूट सा चीज, छोटा छोटा बारीकियां जो कॉन्सेप्ट्स का होता है वो इसमें छुपा हुआ होता है, जो कॉन्सेप्ट को समझने में भी ज़रूरत है और न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए भी। तो ये सारे जो छोटे छोटे बारीकियां हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, जो चीज़ें हम देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, उनसे रिलेट कर लेंगे। बस उनसे रिलेट करेंगे तो हर चीज़ जो है धीरे धीरे क्या होगा, दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, ठीक, ताकि कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स कहीं दिक्कत ना हो। देखते हैं कि कैसे ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसका एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का पूरा डिटेल्ड जो है कॉन्सेप्ट और एक्शन रिएक्शन पेयर्स क्या होता है, ये हम लोग लेक्चर 1 के अंदर पढ़े हैं। तो जो बच्चे ने नहीं देखा है वो आप यूट्यूब में टाइप कर सकते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स, और उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट उसमें है। यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखते हैं कि क्या है। स्टेटमेंट है कि इट स्टेट्स दैट टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये तो बड़ा आसान है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ होता है। जब लेट दो बॉडी हम लेते हैं ए बी, ए इधर चल रहा है, बी इधर चल रहा है, तो होगा क्या, ये दोनों कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही कांटेक्ट में आया दोनों का सरफेस, कांटेक्ट में आया सरफेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, याद करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा होगा, सरफेसेस कांटेक्ट है तो रिपल्सिव इन नेचर, यानी प्लस प्लस, प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन समझिए, दोनों एटम्स का रिपल्सन करेगा। तो लिखते कैसे हैं फोर्सेस को, ए इधर से आ रहा है, मारेगा बी को धक्का, तो बी पर फोर्स लगाया, लिखेंगे कैसे, फोर्स अप्लाइड ऑन बी, किसके द्वारा, तो बाई ए, ये हो गया बाई ए। इधर कैसे लिखेंगे, बी ने मारा ए को धक्का, तो लिखेंगे फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई क्या हो जाएगा बी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखो ये दोनों होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, एक्ट करता है साइमल्टेनियसली, नेचर भी कैसा होता है, सेम। एक ये अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो दूसरा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक ग्रेविटेशनल दूसरा भी ग्रेविटेशनल, ठीक। तो लिखेंगे कैसे, फोर्स ऑन ए बाई बी जो होगा ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी बाई ए, होगा ही, होना है ना। ये इसको आप लिख भी सकते हैं फोर्स ऑन ए बाई बी। तो ये रहा एक्सप्रेशन, जब जरूरत पड़ेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ का ना तो ये एक्सप्रेशन हम यूज करेंगे, ठीक। ये देखते हैं इम्पल्स क्या है। इम्पल्स एकदम क्रिकेट मैच की तरह, तो क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट तो होगा ही। बोलते किसको इम्पल्स है, मैं दो ना जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। ऐसे देखिए, मैं हाथ से यहाँ से ऐसे मारता हूँ, आप विजुलाइज करिएगा कितना फोर्स हमने लगाया, कितना देर कांटेक्ट में मेरे हाथ के साथ रहा, तो कितना चोट लगा समझ में आता है। दूसरा उदाहरण, मम्मी, अब समझ में आ गया, मम्मी याद आ गई ना। तो ये क्या था कि व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो मम्मी याद आ जाती है, थोड़ा और जोर से मारते तो नानी याद आ जाती है। तो ऐसा फोर्स जो अप्लाई होता है फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसमें मम्मी और नानी दोनों याद आ सकती है, दैट फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इम्पल्स। यानी कि आप समझ में आया, नहीं समझ में आएगा ना किसी को इम्पल्स, तो हाथ इधर ऐसे करिएगा, छड़ी लेकर कैसे मारेंगे, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, ओ भैया ये इम्पल्स है, इसको नहीं बोल सकते वरना मार लग जाएगा। दूसरा देखिए क्या है बच्चों, क्रिकेट मैच, MS धोनी 2011 वर्ल्ड कप, लास्ट बॉल याद है, बॉल उधर, बॉल का मास है m, v वेलोसिटी से उधर से आ रहा है, स्पीड लेट इट बी स्पीड v है। धोनी ने बैट उठाया, मारा धड़क से, इतना ताकत लगा के मारे ना वो, यानी क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए, बॉल पर कांटेक्ट हुआ फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बॉल उड़ गया किधर, एकदम सीधे 6, और हम लोग 2011 का वर्ल्ड कप। तो धोनी ने बॉल पर क्या किया था, फोर्स लगाया है ना, क्या लगाया वो, फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब थोड़ा हाई लेवल बोलते हैं, धोनी ने क्या लगाया बॉल पर, इम्पल्स। इम्पल्स समझ में नहीं आता है, फोर्स समझ में आता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो मैंने लार्ज फोर्स, विराट कोहली का T20 वर्ल्ड कप में आपने पाकिस्तान के खिलाफ देखा है, 19th वगैरह अगर आपने मैच देखा हो, जो 2 6 उड़ाए थे, वो बॉल आए मारे दोनों में एकदम। तो विराट कोहली ने क्या किया, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स वो लगाए बॉल पर, दोनों बॉल पे फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बॉल गया कहाँ, स्टेडियम में, पार 6 सीधे। तो ये चीज, या बोलो इम्पल्स उन्होंने लगाए। तो व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, तो उसको हम लोग कहते क्या है, इम्पल्स। डिफाइन कैसे करते हैं, यानी लिखते कैसे हैं, इम्पल्स को डिनोट I से भी कर सकते हैं या J से।
तो I बराबर ये हो जाएगा, या इसको आप J बोलो, ये होता है कितना लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स आपने लगाया फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लेट वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, डेल्टा टी। तो जब ऐसे लिख रहे हैं एफ डेल्टा टी ना, तो ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। अभी मैं बताता हूँ अभी, है ना, कैसा फोर्स है ये, कांस्टेंट फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए तो क्या, प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ टोटल फोर्स, वो जो फोर्स लग रहा है दो तरीका से हो सकता है, या तो वो कांस्टेंट फोर्स हो, कांस्टेंट फोर्स हो, जैसे कि ये दीवार है, क्या ये दीवार है, हम ना बॉल ऐसे मारे दीवार पे, तो भैया दीवार एकदम पता है कितना हार्डनेस इसका, ये जो फोर्स लगाएगा ना बॉल पे कांस्टेंट ही लगाने वाला है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल फोर्स हो, हम जो बैट से ऐसे मारे वेरिएबल फोर्स हो, किस समय के लिए, वो कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स कैसा है, वेरिएबल। तो कोई भी चीज़ वेरिएबल हो रहा हो, बढ़ रहा हो, घट रहा हो, अगर उसका हम एवरेज निकाल ले उस टाइम पीरियड में, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हमने पढ़ा है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वहाँ पर बताए थे, है ना, इंडिया पाकिस्तान का मैच का ही उदाहरण लिए थे कि एवरेज का मतलब क्या। तो एवरेज मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो बोलेंगे क्या, एवरेज ऑफ टोटल फोर्स, ठीक है, फॉर दैट टाइम पीरियड के लिए, एंड द टाइम पीरियड इटसेल्फ का जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं इंपल्स। दो चीज़ यहाँ पर हो सकता है, देखते हैं। इफ फोर्स जो है हो वेरिएबल, तो जब भी कभी वेरिएबल आता है का मतलब है कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन करना होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मतलब जो बॉल कांटेक्ट में रहता है लेट 0.1 सेकंड या 0.2 सेकंड के लिए हुआ, लेकिन फिजिक्स है ये 0.1 सेकंड भी बहुत होता है। सबसे पहले हम निकालते हैं वो कितना इंपल्स लगा एकदम dt टाइम के लिए। dt मतलब क्या, 0.0000 70-80 साल तक जीरो लगाते रहिए, ठीक है, लास्ट में कहीं 1, तो कितना छोटा है dt। तो फोर्स लगा एकदम dt समय के लिए, तो इंपल्स कितना कहलाएगा, एकदम तनिगो, यानी कि di। वही dt ऐसे करके पूरा टाइम इंटीग्रेट कर देंगे 0.1 सेकेंड तक, तो टोटल फोर्स कितना समय के लिए लगा उसको बोलते हैं टोटल इंपल्स, है ना। वेरिएबल ऐसे पूरा फिजिक्स ऐसे ही चलता है। तो बोलेंगे फोर्स वेरिएबल है, जब अप्लाई हुआ एकदम तनिगो समय के लिए, तो भैया इंपल्स भी कितना कहलाएगा, एकदम तनिगो। टोटल इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेकर के t2 तक। t1 से t2 क्या है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल विद द बैट। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के लेट टोटल कितना इंपल्स लगा। ये तो पता है कि I आ जाएगा, एफ डी टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे t1 से लेकर के t2 तक। तो ये हो गया मेरा क्या, अब जैसे क्रिकेट मैच से रिलेट हो गया ना, अब आप भूलोगे नहीं कभी भी। नेक्स्ट, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो, सॉरी कांस्टेंट हो तो, वेरिएबल तो हो गया ना, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो बोलेंगे देखो इसी में, सिंस अब हम सीख चुके हैं कि इंपल्स बराबर क्या है, एफ इंटू डी टी t1 से लेकर के t2 तक। फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन के गया बाहर, सिर्फ dt का इंटीग्रेशन t1 से t2, एफ dt बन गया t1 से t2, लिखते जाइए। तो ये हो गया t2 अब माइनस t1 इम्पल्स। ये f इंटू डी क्या बन जाएगा, फोर्स है कांस्टेंट, t2 माइनस t1 को हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा t। यानी कि समझ में आ गया, जब भी बोलेंगे इम्पल्स क्या है, तो मेन ये है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो f इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा t। इस फोर्स को कांस्टेंट फोर्स है ना, कैसा फोर्स है ये वाला, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एवरेज फोर्स भी बोला जा सकता है, क्योंकि उस कांटेक्ट ड्यूरेशन में अगर वेरिएबल हो, ठीक है, तो अगर एवरेज निकालते हैं तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इम्पल्स। ये देखो SI यूनिट इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम है, फोर्स का हो गया न्यूटन, टाइम का हो गया सेकंड। तो कभी भी ये दोनों बड़ा मत लिखना, बहुत छोटा चीज लेकिन बताता हूँ, ऐसे मत बोलना कि इम्पल्स का हो जाएगा ना न्यूटन सेकंड, गलत। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा फील देता है। तो कभी भी न्यूटन लिख रहे हो, लिखने का जो तरीका है ना, न्यूटन ऐसे, तो सेकंड को आप छोटा लिखना, तब ये आइडेंटिफाई होता है। छोटा चीज़ है लेकिन जानकारी चाहिए। इम्पल्स होता कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी हमने देखा कि इम्पल्स बराबर है एफ इंटू डेल्टा टी। फोर्स कैसा है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, टाइम तो स्केलर है, तो भैया ये वेक्टर अगर है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स किधर लगाए हैं, ठीक है, तो धोनी ने ऐसे मारा तो फोर्स उन्होंने लगाया इधर, इसका मतलब है कि इम्पल्स उन्होंने लगाया इधर, ठीक है। जब भी कभी दिक्कत होना, सीधा 2011 का वर्ल्ड कप, लास्ट बॉल, कहानी खत्म। पूरा ये टॉपिक जो है ना इम्पल्स, ये सब समझ में आता है। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और यहाँ पर मैंने अभी लिख दिया, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी होता है। कैसे होता है बताता हूँ थोड़ा देर में, एक एक करके।
अभी आप लिख लीजिए, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहता क्या है कि जितना हम इम्पल्स लगाएंगे, एक चीज़ याद रखना, जैसे है ना, देखो आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आइडिया तो लग गया होगा। इम्पल्स जो है ना हाई लेवल है, अंग्रेजी है जो समझ में नहीं आता है, हिंदी उसका है फोर्स। धोनी ने क्या किया, बॉल पर फोर्स लगाया, बहुत खतरनाक। तो ये तो समझ में आया भैया, फोर्स लगाए, मारे बॉल को उड़िया गया, समझ में आया। धोनी ने क्या किया, इम्पल्स लगाया। अरे भाई गिना चुना लोग को समझ में आया, क्या इम्पल्स लगाया समझ में नहीं आ रहा है, तो बस वही है इम्पल्स बोलेंगे समझिएगा हाई लेवल है, हिंदी है क्या, फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम बस। तो जब इम्पल्स लगाते हैं तो होता क्या है, बॉडी का जिस पर लगा है ना फोर्स, उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बॉल उधर से आ रहा था v स्पीड से, जब बैट से मारे उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, सेम भी रहा फिर भी डायरेक्शन अगर वेलोसिटी चेंज हो गया तो हम बोलेंगे मोमेंटम चेंज कर गया। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया तो भी चेंज कर गया। यानी इम्पल्स जब लगता है तो होता क्या है, बॉडी का मोमेंटम चेंज कर जाता है। ज़्यादा इम्पल्स लगा तो ज़्यादा सीधे स्टेडियम पार एकदम डायरेक्ट, धीरे लगा तो भैया कैच आउट भी हो सकते हैं अगल बगल में। ठीक, तो ये तो देखो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है क्या, फ्रॉम सेकेंड लॉ अगर बोले तो फोर्स बराबर होता है dp बटे dt, f इंटू dt बराबर क्या हो जाएगा dp। इम्पल्स अब हम जान चुके हैं कि f इंटू dt टोटल कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन के लिए t1 से t2 तक ये है। तो देखते हैं कि अच्छा सेकेंड लॉ से अगर देखें, फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम f dt के, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। लेट जब ये है t1 मतलब फोर्स लगा रहे हैं, जैसे बैट के कांटेक्ट में आया उस समय मोमेंटम क्या था, इनिशियल कुछ मोमेंटम तो बॉल का है, जितना देर मतलब कांटेक्ट में रहा टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद क्या हुआ, मोमेंटम चेंज कर जाएगा। तो जब t2 टाइम हो गया तो अब मोमेंटम कितना है बॉल का, चेंज हो गया, लेट इट भी कुछ pf फाइनल मोमेंटम। ये क्या कहला जाएगा भाई साहब, ये कहला जाएंगे इम्पल्स। कितना लगा, ये हो जाएगा p कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से फाइनल, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा फाइनल माइनस क्या हो गया इनिशियल। अगर वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर देखो डायग्राम है ना, ऐसे लगा देते, इम्पल्स विद वेक्टर क्वांटिटी p, ये हो जाएगा क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इम्पल्स जो लगता है तो होता क्या है, मोमेंटम चेंज कर जाता है बॉडी का। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स का ही तो इम्पल्स निकालते हैं, इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। यानी कि अगर अब हम एक चीज़ बोलेंगे ना, इम्पल्स ये सब टॉपिक से कभी भी कुछ हो ना तो सीधा बस एक चीज़ करिएगा, f इंटू dt कहाँ t1 से t2 तक, ये है इम्पल्स का फैक्टर, ऐसे लगा दिए, ये लगा दिए, ये आता क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा p, ये भी वेक्टर। अब देखो ये ब्रह्मास्त्र हो गया, क्या हो गया, ब्रह्मास्त्र। हम पूछेंगे इम्पल्स का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स का होगा, फोर्स का ये डायरेक्शन क्या होगा, मतलब फोर्स का बोलो या इम्पल्स का टोटल क्या होगा, जो चेंज इन मोमेंटम का होगा। ठीक है, डायरेक्शन विल बी सेम। तो ये प्रूफ हो जाता है कि अच्छा यहां देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इम्पल्स बाय ग्राफ कैसे कैलकुलेट करें। फिर से दो रास्ता इम्पल्स में बताए हैं, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, तो कैसे निकालेंगे। पहला देखते हैं, व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ft ग्राफ हमारे पास है, यह है ऐसे, इसका मतलब फोर्स क्या है मेरा, कांस्टेंट। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए थोड़ा तो आइडिया हो चुका है कि भाई इम्पल्स बराबर होता क्या, कांस्टेंट फोर्स में क्या करते हैं, f डेल्टा t, ये क्या है, कुछ गुना कुछ, याद करिए मेरा लैंग्वेज है ना, मोशन स्ट्रेट लाइन, कुछ गुना कुछ का मतलब होता है क्या, बिना इसको देखे हुए यहीं से हम चालू हो जा रहे हैं, कुछ गुना कुछ, यानी कि फोर्स और टाइम का क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ft ग्राफ। ft ग्राफ स्लोप और एरिया जो पढ़ाए थे मोशन स्ट्रेट लाइन में, कहीं कुछ दिक्कत लगे ना धड़ाक से समझ लो, बस लिख लो स्लोप एंड एरिया कॉन्सेप्ट, मोशन स्ट्रेट लाइन, फिजिक्स लिंक्स, बस टॉपिक दिक्कत लगे टॉपिक यूट्यूब में लिख करके धड़ाक से वीडियो देख लीजिए, कहीं कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं, सीधे यूट्यूब में लिख दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक, लेट फोर्स ऐसे कांस्टेंट है तो एरिया अंडर द ग्राफ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेट इट बी t1 से लेकर के t2 तक, एरिया ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो देखो जरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर निकालते हैं ft ग्राफ का होगा क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ये वाला लेंथ कितना है, t2 माइनस t1, और ये जो है क्या है f, यानी हम कह सकते हैं f इंटू t2 माइनस t1। और सोचो कि f
ये बन गया डेल्टा टी। व्हाट इज दिस? दिस इज इम्पल्स। यानी जब भी दिया रहे ना कभी एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लो, बस खत्म। ये हो जाएगा ग्राफिकल कैलकुलेशन। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो अभी देखो फोर्स यहाँ कुछ है, लेट ये टाइम है मेरा t1, कितना टाइम है t1, यहाँ से फोर्स वेरी कर रहा है हर इंस्टेंट पर चेंज होते 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 लेट यहाँ तक कितना है t2, यानी t1 से लेकर के t2 तक फोर्स मेरा क्या है? वेरिएबल। तो जब वेरिएबल होता है तो हम करते क्या हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं? एकदम तनी को इम्पल्स निकालते हैं। कितना टाइम लेते हैं हम लोग? एकदम dt होता कितना है? 70-80 साल तक 0 मतलब 0.00 लिखते रहिए, लास्ट में कहीं जाकर के 1 मरने से पहले इतना छोटा है dt। तो बोले भैया एकदम dt, फोर्स इंटू dt है एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। एफ टी में एरिया अंडर निकालेंगे, कितना एरिया देगा? dt टाइम लेना है, dt टाइम होगा कितना जरा सोचो, यहां से लेकर के एकदम तनी को। ये तो हम लोग को दिख रहा है कि मैं लिख क्या रहा हूं, ये जो थिकनेस है ना यही क्या है पता है? dt, एकदम dt। तो ये जो एरिया आएगा जो आया है यही क्या है पता है? छोटा सा इंपल्स है, कितना? इतना। इस साइड का क्या हो जाएगा? f, और ये देखो रेक्टेंगल ही तो बन गया, एकदम छोटा सा रेक्टेंगल। दिस इज f, दिस इज dt, तो तनी वो इंपल्स हुआ। यही करना है इंटीग्रेट कहां से कहां तक? t1 से लेकर के t2 तक निकाली, यानी ये जो स्ट्रिप आप निकाला आपने ऐसा ऐसा यहाँ 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 से लेकर के यहाँ तक कर देंगे तो ये टोटल क्या निकल जाएगा? मेरा एरिया। तो ये बन गया मेरा इंपल्स। यानी कि जब वेरिएबल आएगा तो कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन के रास्ते हम निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका हो गया। ये देखो बच्चों क्या है, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इंपल्स। एक सवाल जो थियोरेटिकली भी पूछा जाता है लेकिन इससे बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। एक क्रिकेट प्लेयर लोवर्स हिज हैंड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। जब बॉल को कैच करते हैं तो 2 रास्ते हैं कैच करने का। एक तो हाथ आप ऐसे रखे रहो एकदम, है ना, एकदम ऐसे रखे रहो, बॉल आएगा पूरा स्पीड से, कैच तो आप ले लोगे लेकिन चोट जो है ना बहुत भयानक लगेगा। क्रिकेट खेले होंगे, एक्सपीरियंस होगा, समझ में आ रहा होगा मैं क्या रहा हूँ। आप हाथ ऐसे रखे रहो, बहुत कस के चोट लगता है अगर हाई बॉल गया ऐसे है तो। दूसरा है क्या, जैसी बॉल आता है जनरली हम लोग करते क्या, जैसे ही बॉल टकराने को होता है, हाँ टकराया, हम लोग हाथ पीछे खींच लेते हैं धड़ाक से। क्यों खींचते हैं? ताकि चोट कम लगे। अब ये काम हम करते हैं क्रिकेट खेलते वक्त, अगर करते हैं तो फिजिक्स में वो फॉर्मूला में नजर आ जाएगा। पहले वहां होना चाहिए दुनिया में, कुछ हो रहा है क्या, सेब गिर गया बस भैया, बाद में फॉर्मूला आ गया, न्यूटन अमर हो गए तो पहले हो क्या रहा है, पहले वो देखो। हमको चोट लगता है ऐसे रखते पीछे खींचते, चोट नहीं लगता है, बताओ कि क्यों। अब लिखते हैं कुछ एक्सप्रेशन, देखिए जरा, देखिएगा केसेस उठाते हैं, ठीक है। When hand is fixed, हाथ जो है ना हमारा क्या है, फिक्स्ड किए हुए है, बॉल ऊपर से आ रहा है तो बॉल कुछ भी स्पीड से आ रहा है, मास है बॉल का, लेट इट बी m। जब हाथ में बॉल आएगा तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, मास तो वही है। हुआ क्या, मोमेंटम चेंज कर गया। देखिएगा मोमेंटम क्या हो गया, चेंज कर गया, क्योंकि होता है फाइनल क्या है 0, माइनस हो जाएगा कितना, मास इंटू वेलोसिटी यानी m भी। यहाँ पर हुआ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर भी लेट बॉल है इतना, कब ये एग्जांपल ले रहे हैं, व्हेन हैंड इज मूव्ड बैकवर्ड, जैसे ही ये बॉल मेरे हाथ में आएगा, ठीक है, वेलोसिटी 0 तो होगा लेकिन हाथ को हम थोड़ा खींच लेंगे, किधर किधर खींच लिए हाथ को, नीचे की ओर। नीचे खींचने का मतलब क्या हुआ पता है, जैसे ही हाथ में टकराया ना बॉल, टकराया आप पीछे खींच लिए, यानी वो जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट है, टाइम ड्यूरेशन, आपने उसको क्या क्या बढ़ा दिया पीछे खींचने से। तो जैसे ही हाथ नीचे खींचे यानी कि डेल्टा टी जो टाइम ड्यूरेशन है ना, क्या कर दिए, उसको बढ़ा दिए। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम सेम है दोनों जगह पे, क्योंकि बॉल भी स्पीड से कुछ हाइट से आ रही है, ठीक है, और मेरे हाथ में जब आया क्या हुआ, 0, फाइनली क्या हो गया 0। फिर वहां पे ही वही है, यानी कि यहाँ पर जो डेल्टा पी है ना, यहाँ भी डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम क्या है, सेम। चेंज इन मोमेंटम क्या है, सेम। हम लोग को हाथ में चोट लगता है, हम लोग को हाथ में चोट लगता है। देखो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर है क्या, dp बटे dt, तो या फिर ऐसे, चलो कोई बात नहीं, जैसे भी लिख दो, f dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dp, है ना, बोल सकते बच्चों, देखो f इक्वल टू dp बटे dt, f dt इक्वल टू dp है क्या, चेंज इन मोमेंटम दोनों जगह पर क्या है मेरा, सेम। तो दिस इज क्या है पता है, कांस्टेंट, या फिर ये बोलो क्या है, ये सेम। तो कभी भी इन जनरल देखो समझने के लिए लिखता हूं कि फोर्स इनटू जो टाइम हो गया ना, उसका प्रोडक्ट क्या आ चुका है पता है, कांस्टेंट आ गया है, क्योंकि मोमेंटम चेंज सेम है।
कभी भी किसी का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट होता है तो अगर आप टाइम को बढ़ाओगे ना तब फोर्स होगा क्या, कम होगा, क्या कम। अच्छा, या इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों के बीच, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनता है, ये भी जानते हैं। अगर टाइम ड्यूरेशन को आप कर दोगे ना कम, फोर्स लगेगा क्या, बहुत ज़्यादा। देखो बच्चों क्या है, जब हम हाथ को नीचे करते हैं तो कांटेक्ट जो टाइम ड्यूरेशन उसको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ज़्यादा देर तक है ना, वो कांटेक्ट ड्यूरेशन उसको बढ़ाए। डेल्टा टी आपने दिया, बढ़ा दिया, यानी बहुत ज़्यादा कर दिया, तो फोर्स क्या लगेगा पता है, कम। यानी हाथ के द्वारा जो फोर्स लग रहा है बॉल पर वो हो गया कम। तो कम हो गया तो चोट कम लगेगा, कम हो गया तो चोट कम लगेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, चोट हम लोग को कम लगता है। यहाँ पर आया धड़ाक से, ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट जो है सो है, यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कांटेक्ट बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, फोर्स लगेगा बहुत ज़्यादा, यानी मेरे हाथ के द्वारा फोर्स एग्जर्ट हो जाता है बॉल पर बहुत ज़्यादा, जिसके कारण चोट क्या लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सेम उदाहरण यहाँ भी दे सकते हो, कभी ऐसे भी आता है एग्जाम्पल सेम, ये आपको समझने के लिए कि अगर हम लोग एच हाइट पर खड़ा हैं, ठीक है, और वहाँ से गिरते हैं सीमेंटेड फ्लोर पे तो ज़्यादा चोट लगता है कि हम लोग एच हाइट से गिरते हैं सैंड वाला फ्लोर, बालू वगैरह हो तो चोट यहाँ ज़्यादा, कहाँ ज़्यादा चोट लगेगा। तो देखो जैसे ही सीमेंटेड फ्लोर वाला पे गिरते हैं ना तो यहाँ पर तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जब यहाँ गिरते हैं ना तो हम लोग क्या थोड़ा सा दब जाते हैं, क्या हो जाता है, बालू में थोड़ा सा दब जाते हैं। दबने का मतलब क्या हुआ, टाइम ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट आपने बढ़ा दिया। ऊपर से हम गिरे हैं सेम हाइट से यहाँ तक, तो भैया आकर के जमीन पे हम रुकेंगे ही, यानी डेल्टा पी क्या होगा, जो यहाँ होगा डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम यहाँ होगा, दोनों जगह क्या होने वाला है, सेम। फिर से वही हो गया, एफ टी का प्रोडक्ट हो जाएगा कांस्टेंट, जहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया फोर्स लगेगा कम। सैंड क्या करता है, हमको फोर्स कम लगाता है, जिसके कारण हमको चोट कम लगता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है छोटा छोटा। ये देखें जरा कैलकुलेशन बच्चों, फोर्स टाइम का ग्राफ दिया हुआ है इस तरह से। हमें क्या बोला है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास कितना केजी है, 2 kg विथ टाइम। फाइंड इंपल्स ऑफ द फोर्स, ठीक है, एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अच्छा ठीक है, देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्या सवाल में दिया है क्या, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नहीं। तो जब नहीं देता है ना तो हम लोग उसको लिखते हैं क्या, या मानते क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी का क्या है, 0, सिंस नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इसलिए अगर दिया रहता तो हम लोग लेते हैं, सिंस नॉट गिवन इन क्वेश्चन, सो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम जानते हैं फोर्स टाइम का ग्राफ है तो इंपल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, यानी एरिया निकालिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर एरिया निकालेंगे, ये पूरा है क्या बच्चों, क्या है, ट्रेपीजियम, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये आने वाला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 5 प्लस ये साइड दोनों पैरेलल हो गया। ये कितना होगा, तो यह है 3, ये 2, यानी कि 3 में से 2 गया तो कितना है, 1। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखो जरा 4, यहाँ से यहाँ तक 4 काटते हैं तो 2 दूनी 4, 5 1 6, ये हो गया 6 दूनी 12। इम्पल्स है न्यूटन सेकेंड। ये इम्पल्स निकला, हमसे पूछ रहा कि पार्टिकल का जो है ना फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ जानते हैं कि भाई इम्पल्स जो है होता क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल। यानी वहाँ से अगर हम लोग m कॉमन ले लें, दिस इज फाइनल माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, इनिशियल। इम्पल्स है मेरा 12, मास कितना था, कितना केजी था, 2 kg, तो ये 12, ये 2 kg। फाइनल कितना है नहीं पता, इनिशियल सवाल में नहीं दिया था, इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे, 0। तो 2 छक 12, द फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड ये होगा। यानी कि सोचो जरा क्या है, एक कोई भी गाड़ी या कुछ मान लो रेस्ट में है, उस पर फोर्स लगा, इम्पल्स लगा, कितना 12 न्यूटन सेकेंड का इम्पल्स लगा, यानी कि फोर्स लगा, स्पीड बढ़ गया, कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड से वो जाने लगा होगा। तो चीज़ें समझ में आती है,
नेक्स्ट ये देखिए जरा, ए फोर्स F इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। यहीं से पता चल गया कि फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, यानी कि ये वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल होता है पूरा फिजिक्स में, यानी कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। अब वो फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट का था वो है F इक्वल टू क्या हो गया 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन XY प्लेन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। क्या बोला, देखिए मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी दो को डंटी लगा दीजिए, मॉडुलस फंक्शन किसका, चेंज इन मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, आई कैप जे कैप दिया, ये वेक्टर है, ये हमको चाहिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक। जब भी ऐसा कुछ आए, आपको दिक्कत लगे ना, बस आप एक चीज लिख करके हमेशा बैठ जाए। इंपल्स होता क्या है ना, धोनी ने बहुत भयानक फोर्स लगाया था DT टाइम के लिए, T1 से T2 तक वो बॉल कांटेक्ट में रहा था, बॉल उड़िया गया, हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। भैया बॉल का हुआ क्या, बॉल का मोमेंटम चेंज कर गया, बॉल का मोमेंटम क्या हो गया, चेंज कर गया। जब भी इंपल्स मोमेंटम आए ना, 2011 का वर्ल्ड कप लास्ट 6 बॉल, यहाँ से बोलते चले जाए, धोनी ने इंपल्स लगाया, यानी कि वो उन्होंने फोर्स लगाया भयानक तरीके से। T1 से T2 तक बॉल कांटेक्ट में बॉल में रहा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ ना वो कयामत हो गया। ठीक है, क्या हुआ, बॉल उड़िया गया, मोमेंटम उसका चेंज कर गया बस हो गया। अब यहीं से सब कुछ हो जाता है। निकालना है क्या हम लोग को, चेंज इन मोमेंटम, यानी ये निकालना है। दे के क्या रखा है, F, वो भी वेरिएबल, कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन, सब कुछ वहाँ से समझ में आता है। तो वर्ल्ड कप देखिए, सवाल बनाइए, क्या बात है, गजब, सोचे नहीं थे, है कि नहीं। 2011 में धोनी ने मारा तो हम ये चैप्टर लेक्चर पढ़ लेंगे। तो ठीक है, चेंज इन जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ F dt, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक। F है कितना, 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप इंटू dt 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक। तो ये जो है ना बच्चों, पता तरीका है फिजिक्स पढ़ने का, मतलब अलग पढ़ वही रहे लेकिन तरीका अलग हो, है ना, तब मजा आता है। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, यही चेंज इन मोमेंटम आने वाला वेक्टर है, अभी बाद में निकालेंगे। तो पहले आई कैप इसके साथ, तो 2t dt हो जाएगा आई कैप, तो बोलेंगे पहले 2t dt, तो ये अपना आई कैप हो गया 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक, प्लस फिर किसका इंटीग्रेशन करेंगे, 3t स्क्वायर, ये dt कर लेते हैं, ये जे कैप हो गया, फिर 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक, 2t dt, 2 है बाहर, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बटे 2, 0 से लेकर के 2 तक, ये हो गया आई कैप, प्लस 3t स्क्वायर dt कितना हो जाएगा, t क्यू बटे 3। अब तो आप लोग चैंपियन हो चुके होंगे, है ना, t के पावर n+1 बटे n+1 निकालिए। ये तो गया 2 गया, ये वाला 3 गया, टी स्क्वायर, तो क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 से 2 आई कैप है, प्लस टी क्यूब है, 0 से लेकर के 2, ये वाला क्या है, जे कैप रखते। तो पहले 2 जा कितना हो जाएगा, 4 माइनस 0, तो ये 4 ही हो गया, प्लस यहाँ पर 2 सब्सटीट्यूट करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 0, तो ये 8 ही हो गया। यानी कि चेंज इन मोमेंटम जो हो गया वो हो गया मेरा इतना। हमसे पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय पाइथागोरस थ्योरम, रूट अंडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 8 8 64, कितना आ रहा है, 6 4 10, 6 1 7 1 8। देखो मोमेंटम है, मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, यूनिट क्या लिख देंगे, देखो जरा, kg मीटर पर सेकेंड, जो भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि अब ना बहुत सारे सवाल आप आराम से बना लोगे, बस धोनी वर्ल्ड कप जो हमारे 6 उस लाइन याद रखिएगा। ये देखिए जरा, कोलिजन ऑफ ए बॉल विद द वॉल, तो ये टॉपिक है कि बॉल और दीवार के बीच में कोलिजन हो रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए ये एक बॉल है, यू स्पीड से जा रहा है, दीवार से टकराएगा, तो बताना है हम लोग को कि फाइंड द इंपल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल। इंपल्स मतलब फोर्स इनटू कुछ टाइम, है ना, लगाएगा धक्का, तो सब है ना। देखिए हम लोग को ऐसी समझ में आता है कि एक बॉल है, दीवार से जब टकराएगा तो एक बॉल और दीवार दोनों कोलाइड करेगा, दोनों कांटेक्ट में आएगा जैसे, तो हमको पता है ये जो बॉल है दीवार पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो दीवार जो है इसको लगाएगा इस डायरेक्शन में। न्यूटन्स थर्ड लॉ से समझ में आता है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट में है, एकदम वही चीज़ है। दूसरा, कभी दिक्कत अगर लगे तो बस एक ही चीज़ है,
धोनी ने बैट से मारा बॉल को तो बॉल का मोमेंटम चेंज। ऐसे ही समझ में आता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल, बॉल का मोमेंटम चेंज। अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डाल देंगे। देखो एक चीज़ लिख ही देता हूँ पहले, फोर्स एक्सर्टेड बाय कौन, बैट ऑन द बॉल, तो भैया क्या हुआ, बॉल का मोमेंटम चेंज कर गया, तो बोलेंगे क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। जब फोर्स लिख रहे हैं चेंज इन मोमेंटम करेंगे तो बस यहाँ पर एक डेल्टा टी लगा देंगे। देख लो, फोर्स जो डायरेक्शन फोर्स का होता है वही चेंज इन मोमेंटम का होगा, और वही क्या हो जाएगा, इम्पल्स। इम्पल्स भी क्या होगा, बैट के द्वारा मारा गया बॉल पर, तो बताओ कि कितना इम्पल्स, कहने का मतलब कि कितना फोर्स। बस ऐसे देखो, दिमाग में कैसे रखोगे ना, ये सब लिखने में बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन दिमाग का एक पिक्चर बनाओगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ऐसे याद करना, धोनी ने बैट से मारा बॉल को, बॉल का मोमेंटम चेंज, बॉल गया उड़ियाए, कहानी खत्म। जो फोर्स हो गया ना वही इंपल्स हो गया। तो बैट से मारे बॉल को ना, बॉल का मोमेंटम चेंज, खत्म कहानी। हमेशा सवाल में क्या है, बॉल दिया हुआ रहता है, जा रहा है कुछ स्पीड से, टकरा के वापस आएगा, तो बॉल का मोमेंटम आप निकाल लीजिए, बॉल का मोमेंटम आप निकाल लीजिए। जैसे ही ये निकालते हैं समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन हम लिख पाएंगे। अच्छा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट ऑन द बॉल जो होगा, क्या हम कह सकते हैं, न्यूटन्स कौन सा लॉ, थर्ड लॉ, एक दूसरे के जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट होता है क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आया। ये हो जाएगा बैट इधर बॉल इधर, वही बॉल एग्जर्ट करेगा किस पर, बैट पर, बैट करेगा बॉल पर, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ऑलवेज वी विल कैलकुलेट, सबसे पहले क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। पता है कि क्या है, ये एक निकल गया ना, दूसरा जस्ट माइनस लगा करके ये कर लेंगे। दिस इज द ब्रह्मास्त्र कॉन्सेप्ट, कभी नहीं भूलने वाला। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, अक्सर सवाल में देता क्या है कि कोई एक बॉल है, मास m है, u स्पीड से जा रहा है, और सवाल के अंदर यहाँ दिया रहता है कि जब वो कोलाइड करेगा ना तो कोलिजन इज इलास्टिक। अभी हम लोग कोलिजन नहीं पढ़े, वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर है नहीं वो सिलेबस में, लेकिन आप जान लो इस चैप्टर में नहीं है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है क्या, जिस स्पीड से जा रहा है ना, टकराने के बाद उसी स्पीड से आएगा। ठीक है, अच्छा एक और सवाल कराऊंगा जिसमें किसी एंगल पर जाएगा, फिर बताता हूँ। जिस स्पीड से जा रहा है, टकराने के बाद उसी स्पीड से वापस आ रहा है, यानी कि u स्पीड से ही आ गया ये वापस। तो हम सबसे पहले करें क्या, पूछता है इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल, दूसरा पूछेगा बाय द बॉल ऑन द बॉल। कोई रटना नहीं, क्या लिखल हमको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, हम सीधा सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल निकाल लेंगे। ठीक है, और धोनी का कहानी याद कर लेंगे, बस खत्म। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब भी एक्स एक्सिस में है तो लेट राइट साइड है कौन सा, आई कैप हो गया, लेफ्ट साइड माइनस आई कैप, या प्लस माइनस लेकर के आप बना लो। फाइनली बॉल किधर आ रहा है, इस साइड, माइनस आई कैप। तो क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी माइनस आई कैप। वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिख दिया हमने, माइनस। इनिशियली बॉल किधर जा रहा था, इस साइड, तो एम यू राइट साइड जा रहा, आई कैप कितना हो जाएगा, माइनस एम यू आई कैप, माइनस एम यू आई कैप माइनस 2mu क्या हो गया, आई कैप, यानी कि 2mu माइनस आई कैप। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐसे लिखते हैं। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल हमने निकाला है, तो भैया बॉल का मोमेंटम कब चेंज होता है, जब बैट से मारते हैं तो बॉल का मोमेंटम कब चेंज हुआ होगा, ये दीवार ने मारा होगा बॉल को, तो बॉल इधर फाइनली फेंका गया है कि नहीं, ऐसे कर लीजिए। तो इम्पल्स हमसे पूछा है, हम बोले भैया फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल by the wall on the ball, तो मोमेंट इनटू डेल्टा टी है ना, कुछ ड्यूरेशन में रहा, तो चेंज इन मोमेंटम किसका हो गया, ऑफ द बॉल। इम्पल्स हमसे पूछा है तो कैसे लिखेंगे, इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ लाइन आप वो लिख लो, इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल। बॉल मारे, बॉल का मोमेंटम चेंज, और बॉल का चेंज इन मोमेंटम जब हमने निकाला तो ये आया है 2mu माइनस आई कैप। यानी कि देखो दीवार जो है ना बॉल पर फोर्स किधर लगाया होगा, माइनस आई कैप की तरफ, इस डायरेक्शन में, तो बात भी सही है। अब हमसे पूछेगा कि इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल किधर होगा, तो हम बोलेंगे कि ठीक इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी माइनस ऑफ कह दो कि इम्पल्स बॉल ऑन वॉल, कहाँ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो ये माइनस जो ये आया है कितना है, 2mu माइनस आई कैप, जस्ट उसका क्या कर देंगे नेगेटिव, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2mu आई कैप। यानी बॉल जो है ना दीवार पर चोट लगाया होगा, बॉल ने दीवार पर चोट लगाया होगा इधर, दैट इज आई कैप।
तो मतलब समझने पर फोकस करो, दिमाग में ना एक पिक्चर बच्चों जो है बनते जाना चाहिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब दूसरा सवाल। अब यही बॉल जो है आ रहा है किसी थीटा एंगल पर, तब हमसे फिर से वही सवाल पूछता है कि फाइंड द इंपल्स इम्पार्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल, ऐसे कर करके, ठीक है। तो जब किसी एंगल पर आता हो, हमको पता है कि भाई किसी एंगल पर आ रहा है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो कंपोनेंट में हम इसको तोड़ देंगे। तो बॉल कुछ मोमेंटम से आ रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो आप इसे खींच दो, यानी मोमेंटम है mu इधर, ऐसे आप खींच दो, ये थीटा, तो दिस इज थीटा। इसका मतलब, कहने का मतलब, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है mu cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा क्या चीज, mu sin थीटा। एकदम सही है। तो बस करते क्या है, आप ये लिख लो, लेकिन मैं इसको मिटा देता हूं और लिखता हूं कैसे, वो देखिएगा जरा, आप लिख लो कैसे लिखता हूं। ईद ऐसे आ रहा है, इसका मतलब एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर, दोनों तरफ से आ रहा है। तो इधर कितना हो जाएगा, थीटा सटा हुआ है, तो ये हो जाएगा mu cos थीटा। इस साइड ऐसे कितना, mu sin ऑफ थीटा। जब भी बॉल टकराता है, दिया रहेगा सवाल में, कोलिजन इज इलास्टिक या स्पीड रिमेन्स सेम। तो टकराने के बाद जब कोलिजन इलास्टिक होता है, तो जितना एंगल पर टकराया ना दीवार से, रिफ्लेक्ट बैक भी वहां से होता है उसी एंगल से। इलास्टिक है तो, इन इलास्टिक है दूसरा चीज ना, तो आगे बताएंगे वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर में। उसी थीटा एंगल से u स्पीड से ही बॉल जो है टकरा के वापस आता है। अब इसका अगर कंपोनेंट निकाला जाए तब किधर होगा, इसका कंपोनेंट देखो ऐसे है, तो एक आ जाएगा इधर और एक आ जाएगा इधर, थीटा सटा हुआ है, तो ये हो जाएगा mu cos थीटा, इस साइड हो जाएगा mu sin ऑफ थीटा। तो देखते हैं, अब हम x और y एक्सिस में बच्चों हम बात करेंगे, किधर बात करेंगे, m मतलब x और y एक्सिस में। y एक्सिस में देखिए, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वॉल, बॉल आ रहा था mu sin थीटा से माइनस जे कैप की तरफ, यानी y एक्सिस में नेगेटिव। अब फाइनली भी क्या है, उधर ही है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वॉल मोमेंटम चेंज ही नहीं करता है। याद रखिए, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, 0, यानी फोर्स एग्जर्ट नहीं किया, इंपल्स ही नहीं हुआ। तो इंपल्स जो है अलोंग द डायरेक्शन में नहीं होगा ऐसे केस में, लेकिन दीवार के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। आ रहा था mu cos थीटा से टकरा के फिर आ गया वापस। इसका मतलब है किसी थीटा एंगल पर आता भी है तो दीवार बॉल पर फोर्स एग्जर्ट करेगा किधर, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हम करेंगे क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वॉल। बच्चों ये क्या है, ये है 0। चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, सेम ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वॉल, ये 0 नहीं होगा। तो ये कैसे हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली क्या है, तो फाइनली इस साइड है, तो इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर मैंने देखो वहाँ बना दिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो कैसे लिखोगे, देखो जरा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितना है, mu cos थीटा माइनस आई कैप, हो गया, लिख दिए, माइनस इनिशियली किधर जा रहा था बॉल, इस साइड, तो ये है क्या, mu cos थीटा आई कैप। जब भी कुछ हो ना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल निकाल लो, और उसके बाद वही वाला जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके सेटिंग कर लेंगे हम लोग। माइनस आई कैप, तो ये हो रहा है माइनस 2mu cos थीटा, क्या है, आई कैप, यानी कि मैग्नीट्यूड है 2mu cos थीटा और डायरेक्शन है माइनस आई कैप। ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। अब हमको पता है दीवार ने बॉल को मारा होगा किस डायरेक्शन में, इधर, इसीलिए मोमेंटम भी चेंज किधर हुआ, इधर हो गया। अब वो लाइन आप लिख सकते हो, इम्पल्स जो लगा है किसके द्वारा, दीवार ने बॉल को मारा, यानी कि फोर्स में कैसे बोलेंगे, दीवार ने बॉल को मारा इनटू डेल्टा टी बराबर हो जाएगा क्या, दीवार ने बॉल को मारा, बॉल का मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, इन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ गया, एकदम सिंपल। ये कितना आ रहा है, 2mu cos थीटा इनटू क्या है, माइनस आई कैप। तो ये एक बन गया जो इम्पल्स हमसे सवाल में पूछा जा रहा था। दूसरा जो पूछेगा कि इम्पल्स एग्जर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल क्या होगा, तो बस इसको पलट दो, माइनस ऑफ हो जाएगा ये, न्यूटन्स थर्ड लॉ से बचो, ठीक है, माइनस ये 2mu cos थीटा
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2mu cos थीटा क्या हो जाएगा आई कैप, यानी एक दूसरे का जस्ट है ऐसा, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो देखिए सवाल कैसे बनता है, चलो ये तो है ना, ये बन ही क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। कभी कभी पूछा जाता है कि सेकंड लॉ बताओ, मेन हीरो है तीनों लॉ में, कैसे? तो बोलते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है ना न्यूटन का, वो भी कंटेंड है सेकंड लॉ के ही अंदर, और थर्ड लॉ भी जो है ना वो भी कंटेंड है सेकंड लॉ के ही अंदर। यानी सेकंड लॉ से आप डेरिवेशन को स्टार्ट करो, प्रूफ कर दो कि देखो इसके अंदर फर्स्ट लॉ है, बोले वाह। फिर सेकंड लॉ से स्टार्ट करो, प्रूफ करो कि थर्ड लॉ भी इसी के अंदर है, बोले वाह, दोनों लॉ इसी के अंदर है, इसीलिए दिस इज द मेन हीरो लॉ। कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए एक लाइन वो लिख दिए, न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ इज कंटेंड इन इट। प्रूफ करो कि फर्स्ट लॉ इज कंटेंड इन सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ है क्या? सेकंड लॉ है कि भाई जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है बच्चों, मोमेंटम। अगर मास हम लोग मान लिए कि कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट, तो ये जो फोर्स हो जाएगा बन जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत अच्छी भली भांति हम लोग ये जानते हैं। ये जो फोर्स होता है इसका क्या क्या नाम है, एक्सटर्नल फोर्स, टोटल फोर्स, नेट फोर्स जो लग रहा है, तो जो भी बोल दो, नेट बोलो एक्सटर्नल बोलो, ये एफ नेट। इसमें हमको फर्स्ट लॉ प्रूफ करना है। फर्स्ट लॉ होता क्या है कि जो बॉडी रेस्ट में हो रेस्ट में ही रहेगा, जो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है यूनिफॉर्म मोशन में ही चलते रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। अच्छा, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो रेस्ट रेस्ट, मोशन मोशन। ठीक, हम करते हैं क्या, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना आए, लेट एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 0, और इसी को क्या बोलते हैं, एफ नेट इक्वल टू 0 है मान लो। तो अगर ये 0, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, मास तो 0 होगा नहीं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन 0 जो है वो क्या इंप्लाई करता है, दो चीज़, कि बॉडी रेस्ट में है, या एक्सेलरेशन 0 का मतलब हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम होता है ना, एक्सेलरेशन t इधर गया 0 हो गया, यानी कि v विल बी इक्वल टू u। बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा फाइनल वही रहेगा। तो देखिए व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो हमने स्टार्ट किया सेकंड लॉ से, बता दिया कि उसी के अंदर देखो फर्स्ट लॉ है, तो पहला तो प्रूफ हो गया। थर्ड लॉ प्रूफ करते हैं बच्चों, जरा बताओ कि थर्ड लॉ भी जो है ना सेकंड लॉ के ही अंदर है। थर्ड लॉ है क्या, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, जो शुरू में देखे थे एक्सप्रेशन, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग बोलते हैं कि लेट एक सिस्टम है हमारे पास, वो आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर दो बॉडी है ए और बी, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम इसको बोलते हैं, ऐसा सिस्टम जिस पर कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है ना क्या है, नहीं लग रहा हो, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, जिस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। अब देखिए वो बड़ा मस्त चीज़ बताता हूँ बच्चों, ये घर है, इसमें मान लीजिए ना कि दो आदमी रहता हूँ, एक मैं हूँ और एक मेरा छोटा भाई है, दो आदमी हैं। मैं भी चल रहा हूँ, मेरे पास मास है, कुछ मोमेंटम है, मेरा भाई भी उधर से चलते आ रहा है, उसके पास मास और उसके पास कुछ वेलोसिटी यानी मोमेंटम है। ठीक, दोनों एक दूसरे टकराते हैं, यानी कि मैं उसको फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, वो मेरे को लगाता है इस डायरेक्शन में, एक्शन रिएक्शन पेयर जब टकराएंगे तो। ठीक, ऐसा है क्या कि जब हम दोनों दौड़ रहे हैं तो इस घर के अंदर बोलेंगे, ये घर को मान लो एक सिस्टम, ठीक है, टोटल मोमेंटम क्या है, तो टोटल मोमेंटम जब दो ही आदमी हैं तो मेरा मोमेंटम प्लस उसका मोमेंटम दोनों को जोड़ लिए तो टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, हमने उसको मारा, वो फेंका गया, उसने मुझे मारा, मैं फेंका गया, ये तो ठीक ठाक समझ में आता है। ऐसा है क्या, जब हम उसको मारे वो हमको मारे, वो हमको मारा, ये घर घसक करके इस कॉलोनी से चला गया उस कॉलोनी में ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हम लोग लड़ेंगे जरूर, घर नहीं घसकेगा इस कॉलोनी से उस कॉलोनी। तो सवाल है व्हाट इज घर, घर इज सिस्टम। घर कब घसकेगा, तो जब इस पर बाहरी को एक्सटर्नल फोर्स आएगा तब। एक्सटर्नल फोर्स आप कैसे समझ सकते हो ना, आप बजरंग बली समझो, बजरंग बली इतने पावरफुल है ना कि वो जब जड़ी बूटी लाने गए ना पहाड़ पर, तो एक कोई पेड़ उठा करके नहीं लाए, एक पेड़ दो पेड़ नहीं, वो सीधा पहाड़ ही उठा करके लेके चल दिए तो इतना ताकत उनके पास। यानी सोचो कि घर के बाहर एक्सटर्नल को आए, तो जब भी मैं एक्सटर्नल बोलूंगा ना, सेंटर ऑफ मास में भी बच्चों बोलूंगा मैं, ठीक, आप समझना बजरंग बली आ गए। तो जब बजरंग बली आएंगे तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, मेरा या मेरे भाई का? बोलिएगा भैया जब बजरंग बली आएंगे ना तो घर को ऐसे पकड़ेंगे उठा करके, हम मेट्रो स्टेशन के बाहर उधर ले जाके रख देंगे। दिस इज द पावर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स।
ये मैंने बोल दिया ना, अब दिमाग में देखिए कैसे चलेगा, ठीक है। ए बी टकराया, ए बी टकराया, ए ने मारा बी को, बी ने मारा ए को। लिखते कैसे ये देखिए, फोर्स ऑन ए बाई बी, तो कैसे बोलते हैं, बी ने मारा ए को, ए उड़िया गया, तो ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसका हो जाएगा, ए का। बहुत अच्छी बात है। ए ने मारा बी को, बी उड़िया गया, तो बी उड़िया गया, तो कैसे लिखोगे, डी पी बी बटे डी टी। एकदम ऐसी बोलिए और ऐसे लिखिए, नहीं तो क्या ना फोर्स एक्सर्टेड बाई, ये अंग्रेजी बोलते बोलते अंग्रेजी में ही रह जाते हैं बच्चों, बड़ा समस्या। ऐसे बोलो, ये ने मारा बी को, बी उड़िया गया, हाँ ठीक ठाक है। अच्छा अगर बजरंग बली आ गया तो, अगर बजरंग बली आए ना तो हमारा और मेरे भाई का तो छोड़ दिए भैया, अगर बजरंग बली बाई चांस आ गए तो बाहरी फोर्स है, तब क्या होगा, पूरा सिस्टम ही उड़ी आ जाएगा इधर से उधर, तो डीपी तब कौन उड़ेगा, सिस्टम ही उड़िया गया। सिस्टम मोमेंटम है क्या, क्या है, तो बोले भैया सिस्टम के अंदर एक्चुअली दो आदमी है, एक ए का मोमेंटम होगा और बी का मोमेंटम होगा। बोलो सर आप करना क्या चाह रहे हो यार, लिखे जा रहे हो, क्या करना चाह रहे हो पता, थर्ड लॉ प्रूफ कर रहे हैं कि एफ ए बी विल बी इक्वल टू माइनस एफ बी, जब दोनों इंटरेक्ट करेगा तो, है ना। लेकिन कब, बताता हूँ। थर्ड लॉ को प्रूफ करना है, एफ बी यहाँ है, लेट दोनों को जोड़ते हैं, लेट दोनों को जोड़ते हैं, एफ ए बी प्लस एफ बी ए जोड़े, क्या है यहाँ, ये है डी बटे डी टी ऑफ पी ए प्लस डी बटे डी टी ऑफ पी बी, हो गया। यहाँ देखो डी बटे डी टी दोनों जगह पर है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, पी ए प्लस पी बी लिख देंगे। देखो डी बटे डी टी कॉमन ले लो, तो पी ए प्लस पी बी। व्हाट इज पी ए प्लस पी बी, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिखा गया यहाँ पर। ये क्या है भाई, एफ ए बी प्लस एफ बी ए। देखिए होता क्या है, जब ए बी और बी ए हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने उसको फोर्स मारा, उसने मुझे मारा, ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, एक्शन रिएक्शन पेयर्स ऑलवेज ऑकर बिटवीन ए पेयर ऑफ बॉडीज, यानी दो ही बॉडी इंटरेक्ट करते रहे। यानी कि जब दो बॉडी, हम उसको मारे, वो मेरे को मार रहा है ना, उस समय कोई तीसरा बॉडी नहीं आ जाना चाहिए। अगर कोई तीसरा उसमें फोर्स लगा दिया तो सारा कैलकुलेशन खत्म, दो के बीच में हमेशा होता है। यहाँ पर क्या है, दो इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि सिस्टम पर लेट एक्सटर्नल फोर्स आया, तो आइसोलेटेड सिस्टम हमने माना है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, नहीं, बजरंगबली नहीं आ रहे हैं। तो जब नहीं आ रहे हैं तो मेरा घर तो इस कॉलोनी से उस कॉलोनी नहीं जाएगा। याद रखिएगा पूरा फिजिक्स में बजरंगबली आते ही नहीं है तो मेरा घर तो नहीं जा सकता है, आराम से दो के बीच में हम एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो सिंस आइसोलेटेड सिस्टम, तो एफ एक्सटर्नल, सिंस एफ एक्सटर्नल इज जीरो, एफ एक्सटर्नल जब जीरो हो जाएगा तो हमको पता है कि एफ एक्सटर्नल होता क्या है भाई, डीपी सिस्टम बटे डीटी इक्वल टू क्या है, जीरो हो जाएगा। बजरंगबली नहीं आएंगे तो सिस्टम का मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। तो देखो सिस्टम का जो मोमेंटम उसका डिफरेंशिएशन जीरो है, तो किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है फिजिक्स में, कांस्टेंट का। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि मोमेंटम ऑफ द जो सिस्टम होगा वो क्या होगा पता है, कांस्टेंट। क्यों, उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, तो इसका मतलब वो कांस्टेंट, ठीक। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया हुआ, लेट इट बी फ्रॉम इक्वेशन 1, सिस्टम जो है ना मोमेंटम का वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम हमने ऐसा माना तो वो कांस्टेंट आ गया। पुट इन 1, कांस्टेंट यहाँ रखोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों, जीरो, तो यानी कि पुट इन 1, तो मेरे पास आ जाएगा एफ ए बी प्लस एफ बी ए इक्वल टू डी बटे डी टी ऑफ क्या है ये, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता क्या है, जीरो। हेंस देखो प्रूफ हो गया कि एफ ए बी जो होगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस एफ बी ए, ये हो गया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। यानी कि ए जब बी पर फोर्स लगाएगा, बी जब ए पर लगाएगा, यही दोनों इंटरेक्ट करते रहे, बाहर से कोई बजरंगबली ना आए, तब जाकर के क्या होता है, जितना हम उसको मारेंगे ना वो मेरे को मारेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट में आए हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, सेम नेचर, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही हम लोग दोनों लगाएं और एक्सटर्नल बजरंगबली आकर के घर को घसका देते, लो भैया सारा कैलकुलेशन खत्म, फिर हम भी हिल जाते, वो भी हिल गया, सब मोमेंटम खत्म, पता नहीं कौन किसको चोट लगा, सब गड़बड़ हो गया फिजिक्स का। तो बजरंगबली नहीं आएंगे, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ेंगे उसमें भी नहीं आएंगे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ भी प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिखा हुआ चीज से बिल्कुल भी मत डरिएगा, है दो स्टेटमेंट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं यार, कैसे समझाऊं,
ऐसा करते हैं, पैसा से समझ लेते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक, एक घर बनाता हूँ, क्या है, एक घर, ठीक है। घर मतलब सिस्टम, घर के अंदर मैं हूँ और आप हो, ठीक है। ये कौन है, ये है मैं, ये कौन है, ये है आप, ठीक है। मेरे पास 2 रुपया है इनिशियली, आपके पास है 5 रुपया। तो इनिशियली पूरा घर में टोटल कितना रुपया, 5 और 2 7 रुपया, ठीक। हुआ क्या, मैंने बोला यार मेरे पास ना 2 ही रुपया है, ऐसा करो 1 रुपया आप मेरे को दे दो ना। तो आप क्या करते हो, बोलते अच्छा सर पैसा कम कर लीजिए, 1 रुपया ले लीजिए, प्लस 1 रुपीस आप ले लीजिए। तो अब मेरे पास क्या हुआ, यानी क्या हुआ, पहले जितना सिस्टम के अंदर टोटल रुपया था, आफ्टर हम लोग के बीच का इंट्रैक्शन का मतलब मैंने बोला मेरे पास 2 रुपया ही, आपके पास 1 रुपया दे दो, मेरा काम हो जाएगा। तो बोला ठीक है सर ले लीजिए, तो आप मेरे को 1 रुपया दे दो। आफ्टर इंट्रैक्शन आपने दिया मेरे को 1 रुपया, मेरे पास हो गया 3 रुपया, तो आपके पास कम हो गया ना, 4 रुपया हो गया। तो भैया व्हाट इज द इनिशियल पैसा, रुपीस इनिशियली टोटल कितना है, 5 2 7, आफ्टर इंट्रैक्शन रुपीस फाइनल कितना होगा, देखो 4 3 7। यानी पूरा घर में जब कोई बाहरी आदमी नहीं आता है तो घर में जितना पैसा पहले रहता है आफ्टर इंट्रैक्शन भी पैसा क्या है, 7 रुपया ही है। लेकिन बाई चांस मेरे पास 2, आपके पास 5 है, और जैसे ही हम लोग इंटरेक्ट किए, हमने बताया कि मेरे पास 2 रुपया, आप 1 रुपया दो, उसी समय ऊपर से कोई एक्सटर्नल आता, 15-20 गो सिक्का लेकर करके ऐसे गिरा देता रूम में। तो लो भैया हम भी कुछ लूटने लगे, आप भी कुछ लूटने लगे, तो लोग हो गया सब गड़बड़। आप कितना लूटे, हम कितना लूटे, पता नहीं चल रहा है, सब कैलकुलेशन क्या हो गया, खत्म। तो काहे का पैसा कंजर्व, कुछ भी हो जाएगा ना। तो बोले ना, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स कम्स, बाहर से कोई सिक्का उक्का लेकर के नहीं आता है, तो टोटल पैसा बिफोर इंट्रैक्शन, टोटल पैसा आफ्टर इंट्रैक्शन विल रिमेन सेम, यानी पैसा इन द घर विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। आ जाइए इधर, एक सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, बाहर से कोई एक्सटर्नल नहीं आ रहा है, बहुत सारा पार्टिकल्स है, उसके पास वेलोसिटी है, मास है, यानी कि सबके पास शुरुआती में कुछ कुछ मोमेंटम है, सबके पास कुछ कुछ पैसा है। हुआ क्या, सब इंट्रैक्ट किया, टकराया एक दूसरे से, टकराया तो इसका स्पीड बढ़ गया, लेट इसका घट गया, कुछ ऐसा। बाद में टकराने के बाद फाइनल सबका मोमेंटम निकाले, सबका मोमेंटम क्या होगा, सेम रह जाएगा, टकराने के पहले और टकराने के बाद, इंट्रैक्शन के पहले और इंट्रैक्शन के बाद। किसी के पास बढ़ गया होगा, किसी के पास घट गया होगा, लेकिन ऐसा तब होता है जब बाहर से कोई, ऐसा नहीं कि बजरंगबली आ गए, हम लोग जैसे इंटरेक्ट सब कर रहे थे, किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, बड़ा अच्छा कैलकुलेट करे, बजरंगबली आए, घारा को उठा करके उधर से उधर कर दिया, तो कहानी हो गया बच्चों खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं चलेगा। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा, इसी को बोलते हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स विल कम फ्रॉम बाहर। देखिए पहला स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, ठीक है, एक एक करके समझिएगा। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। जब कोई बाहर से नहीं आता है तो टोटल पैसा ऑफ द घर इज क्या, कंजर्व्ड। एकदम सही है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक है। थर्ड लॉ से भी इसका प्रूफ होता है, देखते हैं। द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल पैसा ऑफ द घर बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। बिल्कुल होगा ही, कब, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स कम्स, ठीक है। ये प्रूफ करते हैं करके, इसको लिख लीजिए। सेकेंड लॉ से कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं। डेराइव कंजर्वेशन, COLM में शॉर्ट में बोलता हूं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेराइव COLM फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ से प्रूफ करिए, ठीक। तो भैया मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो होगा यहाँ पर, लेट मेरे पास M1 M2 M3 Mn बहुत सारा पार्टिकल है, तो बोलेंगे टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा, Pn। सेकेंड लॉ से प्रूफ करना है। हम जानते हैं कि बच्चों कैसे लिखूं मैं, सिंस हम जानते हैं कि फोर्स, अगर फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हम जानते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल अगर लिख दे यहाँ, तो हमको पता है कि अगर बजरंगबली आ गए ना बाई चांस, तो भैया पूरा सिस्टम का ही मोमेंटम क्या कर जाएगा, चेंज, ठीक है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम है, नो एक्सटर्नल फोर्स कम्स, यानी कि इफ एफ एक्सटर्नल अगर हो गया 0, इसका मतलब क्या होगा, dp सिस्टम बटे dt हो जाएगा 0। ये क्या इंप्लाई करता है कि जो है ये क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि तभी इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है 0, यानी मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज क्या है, कांस्टेंट। वेक्टर लगा दीजिए, सब जगह लगा रहे हैं। तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो P1
प्लस v2 प्लस डॉट 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 सेवरल इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स का मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट है बच्चों क्या, ये देखिए जरा, सेकंड लॉ से आप प्रूफ करो, यानी फोर्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आप प्रूफ करो कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, तो बताओ कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। जब इसमें दिक्कत हो पैसा से समझ लीजिए, ठीक है। थर्ड लॉ से प्रूफ करते हैं कि कोलिजन के पहले जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम था, कोलिजन के बाद वो सेम रहता है, सेम रहता है। प्रूफ करो, ठीक, प्रूफ करता हूं। देखिए ये डेराइव कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। ये सब आता है लिखने के लिए। लेट दो पार्टिकल है, एक चल रहा है u1 स्पीड से, एक चल रहा है u2 स्पीड से, u1 इज ग्रेटर देन u2, ये ग्रेटर है तो इसको मारेगा धक्का, तभी मारेगा धक्का, कम रहेगा तो नहीं लगेगा, ठीक। जैसा ही धक्का लगा तो ड्यूरिंग कोलिजन होगा क्या, ये हम लोग जानते हैं। 1 मारेगा धक्का इसको इधर, तो फोर्स लगा है किस पर, 2 पर, मारा कौन, 1, 2 मारेगा इधर, कांटेक्ट में आ गया ना, इक्वल ऑपोजिट, एक्शन रिएक्शन, पेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लगा 1 पर, मारा कौन, 2, दिस 2 विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट ड्यूरिंग कोलिजन। अच्छा, आफ्टर कोलिजन लेट दोनों जब टकराया ना, मारा जब इसको धक्का, m1 फेंका गया v1 से, m2 फेंका गया v2 से, ठीक। शुरुआत कहाँ से करें, डेराइव कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ से डेराइव करो। तो भाई हम जानते हैं थर्ड लॉ जो होता है, ये दोनों फोर्स कैसा होता है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। यहाँ से हमको प्रूफ करना है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये प्रूफ करो, ठीक। तो करने वाले क्या है, इसी में बच्चों क्या करो, फोर्स है ना, दोनों टकरा रहा है ना एक दूसरे पर, जैसे कांटेक्ट में आया, कुछ डेल्टा टी टाइम के लिए आया होगा, लेट जो है डेल्टा टी ना दोनों साइड आप गुना कर दीजिए, दोनों साइड गुना कर दिए कि डेल्टा टी टाइम के लिए दोनों कांटेक्ट में है। तो ये क्या है, फोर्स इंटू डेल्टा टी क्या होता है बच्चों, इम्पल्स, क्या होता है, इम्पल्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, इम्पल्स 1 2, इम्पल्स 2 1, डायरेक्शन दोनों का सेम होता है। व्हाट इज इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ क्या, यहीं पर ही सबसे बड़ा भयानक होता है, कंफ्यूजन समझ में नहीं आता। देखो 2 ने मारा 1 को, 1 गया उड़िया है, तो चेंज इन मोमेंटम किसका हो गया पता है, m1, ऐसे समझ लीजिए। फिर क्या है, 1 ने मारा 2 को, 2 गया उड़िया है। धोनी ने बैट से मारा बॉल को, बॉल का मोमेंटम चेंज, तो हम इम्पल्स बराबर जो होता है चेंज इन मोमेंटम, इधर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इधर, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ किसका हो जाएगा, m2 का, ये हो गया है m1 का, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा p किसका, ऑफ m1 माइनस ऑफ डेल्टा p ऑफ किसका, m2। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो भैया फाइनल जो है इसका मोमेंटम क्या है, m1 v1, किस साइड है, राइट साइड। तो आप राइट साइड को मान लो प्लस, लेफ्ट साइड को मान लेते हैं माइनस। लेट हम माने राइट साइड जा रहा आफ्टर, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ m1, दिस इज फाइनल, और ये वाला क्या है, m1 का इनिशियल, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, फाइनल मोमेंटम क्या है, m1 v1 माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1, वो भी राइट साइड ही है तो प्लस ही हो गया, लिख दिया, इक्वल टू माइनस चेंज इन मोमेंटम ऑफ m2, यानी m2 का फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनली क्या है, आफ्टर कोलिजन राइट साइड m2 v2, ठीक है। इनिशियली क्या है, जा इधर ही रहा था राइट साइड, तो कहता है m2 u2। हमने शुरू किया है न्यूटन्स थर्ड लॉ से, इम्पल्स ऐसे गए, यहाँ पर हम कुछ सेटिंग करते हैं बच्चों। देखो माइनस m2 v2, देखो v ना मैं ऐसे लिखूंगा, u में ऐसे कटिंग है, हाँ थोड़ा सा ये जरा u में ऐसे कटिंग है, माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, नीचे ऐसे आ रहा तो u है, दिस इज m1 v1 माइनस m1 u1। तो m1 करते क्या, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2,
टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2। क्या यहाँ पर आ रहा है क्या ये? तो देखते हैं m1v1, ये वाला इधर लेके चलिए, ये पहले u मतलब u वाला लिख लेते हैं बच्चों, u आ जाओ भाई, जैसा मैथमेटिकल वैसे ही कर लेते हैं। v वाला एक तरफ आ जाइए m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। u वाला अब एक तरफ चले जाइए, तो m2u2 उधर है, ये इधर गया था आगे m1u1 प्लस m2u2। देखो क्या है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम है दैट इज बिफोर कोलिजन, क्या है पता है? टोटल मोमेंटम जो है ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। देखें प्रूफ हो गया। ये टोटल मोमेंटम ना आप यहाँ पर डिफॉल्ट समझो, किसका हम लिख रहे हैं? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। किसका लिख रहे हैं? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? यानी सर क्या कर रहे हो यार, करना क्या चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है प्रूफ हो गया, तो इससे क्या हो गया? इससे यही हुआ ना, इससे हुआ क्या पता? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है? कोलिजन के पहले भाई मेरे पास 2 रुपया था, आपके पास 5 रुपया था, ठीक है। कितना था? 2 रुपया 5 रुपया। अच्छा, हम दोनों ने इंटरेक्ट किया ना, मैंने अपना बताया कि मेरे पास 1 रुपया कमी है, तो क्या कि इंटरेक्ट मतलब दोनों इंटरेक्ट किए, आपने क्या है मेरे को 1 रुपया दे दिया। तो इंटरेक्शन के जो बाद टोटल पैसा और इंटरेक्शन के पहले जो टोटल पैसा will always remain constant. The total momentum of the system of the घर before collision, total momentum of the system after collision remain same. ऐसा कब? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता हो तब। अगर कहीं एक्सटर्नल आ जाता ना, जब ये दोनों टकराया, बजरंगबली आते मार देते दोनों को, कहानी हो गया खत्म, सब कैलकुलेशन धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं काम करेगा। ठीक, यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों देखिए जरा क्या है एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रिकॉइल ऑफ ए गन, अब एकदम सिंपल समझते हैं। बोलेंगे बजरंगबली नहीं आएंगे, यानी एफ एक्सटर्नल 0 ही रहेगा। एक गन है, उसके अंदर बुलेट है। एक्सपीरियंस किए होंगे, मेला वगैरह में अगर गए होंगे ना, तो देखो गन से जो है ना राइफल बना हुआ रहता है, हम लोग मारते हैं क्या, बैलून को ऐसे खटाक, तो जैसे ही बुलेट निकलता है इधर, धड़ाक से हल्का सा हमको झटका लगता है किधर, पीछे। तो बुलेट और गन फायरिंग है यहाँ पर। एक पढ़ेंगे क्या, बिफोर फायरिंग बुलेट और गन का क्या हाल समाचार है, और आफ्टर फायरिंग दोनों का क्या हाल समाचार है। तो रिकॉइल ऑफ ए गन देखिए, बिफोर फायरिंग गन है और इसी के अंदर क्या है, बुलेट, दोनों एक साथ है, तो हम कह सकते हैं मोमेंटम इनिशियली जो है क्या हो गया, 0। ठीक है, गन का जो मास है ना बच्चों, उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और बुलेट जो है ना उसका मास हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो अभी क्या है, कैपिटल एम और बुलेट जो है वो स्मॉल एम, दोनों क्या चीज़ में है, रेस्ट में। टोटल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी सब क्या हो गया, 0 बिफोर फायरिंग। लेकिन आफ्टर फायरिंग जो जैसी ट्रिगर दबा, तो ट्रिगर दबा होगा क्या, बुलेट निकलेगा आगे धड़ाक से, गन फेंकाता है किधर, पीछे। ये हम जानते हैं, लेट हम जानते ही नहीं है कि भैया कौन किधर फेंकाएगा। ठीक है, तो देखो होगा क्या, जिस समय ट्रिगर दबा बुलेट निकलेगा आगे, गन लेट किधर जा रहा है हमको नहीं पता, लेकिन दोनों फेंकाया। जिस समय ट्रिगर दबा, अगर क्या ऐसा होता है, ट्रिगर जैसी दबा उस समय एक आदमी आए और धक्का दे दे ऐसे करके, बंदूक को चला रहे थे ऐसे करके धक्का दे दे, नहीं लग रहा सब कहानी खत्म हो गया, क्या किधर कौन वेलोसिटी, क्योंकि तीसरा आ गया ना उसी समय ड्यूरिंग फायरिंग, कहानी खत्म। तो ड्यूरिंग फायरिंग तीसरा नहीं आना चाहिए, यानी नो एक्सटर्नल फोर्स कम्स। अब हमको पता है कि अगर नो एक्सटर्नल फोर्स आता है, मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है। बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम जो होगा, आफ्टर फायरिंग भी टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, बिल्कुल सेम, मोमेंटम कंजर्व। तो यहां पर भी हम क्या बोलेंगे, होता क्या है बच्चों, ड्यूरिंग फायरिंग एफ एक्सटर्नल जो है क्या है, 0। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगा सकते हैं। तो बिफोर फायरिंग टोटल है इतना, आफ्टर फायरिंग क्या हुआ, लेट बुलेट जो है ना वी वेलोसिटी से किधर गया, वेक्टर साइन लगा देते हैं। गन जो है किधर गया हमको नहीं पता, लेट ये कैपिटल भी ये स्मॉल भी है,
तो करेंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और वो क्या होगा, टोटल मतलब फाइनल जो हो जाएगा सिस्टम का। ये टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किधर, बिफोर फायरिंग, और ये वाला किधर हो जाएगा सिस्टम का, आफ्टर फायरिंग। ठीक है, इनिशियली क्या था, बिफोर फायरिंग मोमेंटम है 0, और आफ्टर फायरिंग जो है क्या है, बुलेट का मास है m, वो गया कितना वेलोसिटी से किधर गया हमको नहीं पता, लेकिन कुछ फेंकाया है। गन का मास है m, वो किधर गया हमको नहीं पता, वेक्टर साइन लगा दीजिए, खुद ब खुद आंसर आ जाता है कि क्या होगा, m इंटू भी इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये यही रहने दो, ये इधर आ जाएगा -mv हो गया। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द गन, ये आ रहा है -mv डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, यानी माइनस साइन लग गया। माइनस साइन लगने का मतलब क्या हुआ कि अगर बुलेट गया है आगे तो ये फेंकाएगा पीछे, इसी को बोलते हैं पता है क्या, रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी है ये ऑफ गन। और ये बहुत कम आएगा क्योंकि बुलेट का मास कुछ ग्राम में होता है, 100 ग्राम 150 ग्राम, और गन बंदूक भैया कुछ केजी में होता है, तो ग्राम बटे केजी कैलकुलेट करोगे ना, बहुत कम आंसर आएगा, तो इसका बहुत कम होता है। मूवी वगैरह देखेंगे तो पता है, मारते हैं तो इधर से झटका है ना, हल्का सा लगते रहता है वो फेंकाने वाला। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए जरा खुद से भी ट्राई करिएगा तो बन जाएगा। एक गन वेइंग 4 kg, गन ठीक है कितना है 4 kg, फायर से बुलेट ऑफ 80 ग्राम, बुलेट का मास है 80 ग्राम, ठीक है, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड, तो बुलेट का है 120 मीटर पर सेकेंड, विथ व्हाट वेलोसिटी डज द गन रिकॉइल, गन कितना से रिकॉइल करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि गन जो हो जाएगा -m कैपिटल M बटे v, वेक्टर साइन भी अगर लगा दे तो आगे पीछे इतना हो गया, -m क्या है, लेट बुलेट जो है ना इस साइड जा रहा है, बुलेट किधर जा रहा है, राइट साइड, ठीक है। मास ऑफ द देखिए कितना है 80 ग्राम, तो बटे हो जाएगा 1000, इसका कितना है 4 kg, बुलेट का वेलोसिटी 120 मीटर पर सेकंड कर लीजिए, एक चला गया, ये चला गया, 4 तिया 12, तो 8 तिया कितना आ रहा है 24 बटे 10, यानी कि -2.4 मीटर पर सेकंड। तो हमको समझ में आ जाएगा कि ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकाएगा, अगर बुलेट जा रहा है राइट साइड तो गन आ रहा है किधर, लेफ्ट साइड, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, एक आता है एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। बस ये देखना कि ड्यूरिंग फायरिंग जब हुआ बुलेट और गन, तो क्या तीसरा आदमी आकर के उसको डिस्टर्ब कर दिया क्या, धक्का वक्का लगा दिया क्या, नहीं, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया था, तो मोमेंटम कंजर्व, ठीक। एक बॉम्ब है रखा हुआ, दिवाली में पटाखा छोड़े, पटाखा ऐसे जला दिया ना, सुतली बम, पता नहीं कौन कौन सा बम है, ठीक है, तो उसको जलाएं, बम रखा हुआ है, अपने आप जलते 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 मारता धड़ाम से, तो बहुत सारा पार्टिकल्स उसका फेंका जाता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। आप समझो जिस समय एक्सप्लोड किया बम, क्या उस समय ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऐसा हुआ कि हम लोग गए, अरे भाई बम है, इसका एक पार्ट निकाल करके लेके हम ही उड़ गए उधर, एक पार्ट लेकर के हम ही उड़ गए इधर, ऐसा करते हैं क्या, नहीं। यानी ड्यूरिंग एक्सप्लोजन जो है ना वो अपने आप एक्सप्लोड किया भैया, कोई तीसरा उस समय जाकर के डिस्टर्ब नहीं किया है, यानी कि एक सिस्टम मान लेते बम को, ठीक है। नो एक्सटर्नल फोर्स कम्स, तो बिफोर एक्सप्लोजन जो टोटल मोमेंटम होगा, आफ्टर एक्सप्लोजन जो होगा विल रिमेन सेम, ठीक है। तो लिख लीजिए बिफोर एक्सप्लोजन एक बॉम्ब है, उसका मास है m, वेलोसिटी क्या है 0। लेट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ, दो टुकड़ा में वो टूटा, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा, दोनों मिला करके टोटल मास है, ये कुछ स्पीड से गया है लेट इट बी v1, ये कुछ स्पीड से गया है लेट इट बी v2, डायरेक्शन किधर जाएगा हमको नहीं पता, तो हम लोग बोलेंगे सिंस f एक्सटर्नल जो है ये पूरा सिस्टम पर क्या है 0, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन विल बी कंजर्व। तो लिखेंगे कैसे, मास इनटू, देखो ये क्या है रेस्ट में था, शुरू में ना रखा हुआ था रेस्ट में, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी। बाद में क्या हुआ, m1 पार्टिकल जाने लगा v1 से और m2 जाने लगा कितना से v2 से, होगा क्या 0 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से क्या निकालेंगे, देखो सेकेंड पार्टिकल की, एक तो सबसे पहला देखो क्या, यहाँ से देखना m2 v2 जो होगा ना वो हो जाएगा -m1 v1,
यानी क्या, दोनों का मोमेंटम जो होगा वो होगा सेम मोमेंटम सेम होगा, मास नहीं को जरूरी नहीं है, वेलोसिटी को जरूरी नहीं, मोमेंटम दोनों का क्या होगा, सेम। मान लो इसका 5 तो इसका भी कितना है 5, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल अगर इधर फेंकाया है ना तो दूसरा पार्टिकल को इधर ही फेंकाना पड़ेगा। क्यों, सच दैट टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। 5 इधर 5 इधर, नेट क्या हो गया 0। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले भी 0 था बिफोर एक्सप्लोजन, आफ्टर एक्सप्लोजन भी क्या होगा 0, इसीलिए एक पार्टिकल इधर। यानी एक बॉम्ब अगर ब्लास्ट किया है ना, अक्सर वो मिर्ची वाला पड़ाका जो होता है ना, 4-5 बच्चों उसको आप बांध दो कस करके, ठीक है। देखोगे गौर करके, रियल एक्सपीरियंस, अगर एक उसमें से उड़ करके इधर फेंकाया है ना तो गारंटीड उसमें से एक उड़ करके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको फेंकाना ही होगा मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप ब्लास्ट कर रहा है, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ से कोई वेलोसिटी बोलेगा निकालने के लिए तो हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, निकाल लेंगे ऐसे, ठीक। सवाल देखिए जरा, क्या है, ए 30 kg शेल इज फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड। 30 kg शेल है, कितना से फ्लाई कर रहा है, 48 मीटर पर सेकेंड से। किधर फ्लाई कर रहा है ये नहीं दिया है, तो हम लोग लेट हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं। सडनली इट एक्सप्लोड्स, फिर क्या हुआ, एक्सप्लोड किया, तो अपने आप किया, कोई वहां जाकर उसको तोड़ ताड़ करके फेंका नहीं उसको, अपने आप। एंड वन ऑफ इट्स पार्ट ऑफ 18 kg, एक टुकड़ा जो है उसका 18 kg का, कम्स टू रेस्ट। रेस्ट मतलब कि भैया पहला पार्ट जो है रुक गया एक्सप्लोड करने के बाद। वाइल द रिमेनिंग पार्ट, तो 30 kg में 18 चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 kg। हाँ, तो 12 kg क्या हुआ, 12 kg रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑफ, यानी उड़ गया। कितना से उड़ा हमको नहीं पता, पूछता क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लेटर, ठीक है, उसका निकालो क्या वेलोसिटी होगा। बोले सिंस जब ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, बम उड़ा अपने आप, तो बोलेंगे इनिशियल जो होगा मोमेंटम 30 × 48, और जो बाद में आफ्टर एक्सप्लोजन 18 × 0 m1 v1 प्लस m2 v2, तो 12 × क्या है v2। देख लो बच्चों क्या है, 30 × 48 ये है, तो 0 हो गया, कहानी ख़त्म। 12 × v2, 12 चौक 48, तो वेलोसिटी v2 जो आ जाएगा 4×12 यानी 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो ये रहा बच्चों सवाल, ठीक है। एक सवाल और है, ये देख लीजिए, आप खुद से ट्राई करिए, ठीक। लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, आई विल सॉल्व इन DPP, ठीक है, आई विल सॉल्व इन DPP। और ऐसे सवाल याद रखिएगा, कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। वेरी 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 वेरी, लिखते चले जाइए, वेरी 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 वेरी, भैया बहुत ज़्यादा वेरी है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप खुद से ट्राई करिए, ऐसे DPP के अंदर रहेगा तो वहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस खूब करिए बच्चों, जो क्वेश्चंस कराता हूँ, जो कॉन्सेप्ट कराता हूँ, जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ उसको रेड पेन से एकदम बॉक्स में लिख करके जो है ना उसको हाईलाइट करके रखिए, ताकि रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।